इस एपिसोड को आप ये देख के मत रोक लेना कि ये बहुत लंबा है। इसमें 24 कैरेट गोल्ड है पूरा का पूरा। जितना आप आगे तक जाएंगे उतनी ज़्यादा गहराई, उतनी ज़्यादा नॉलेज और उतना ज़्यादा समाधान आपको मिलने वाला है। बशर्ते कि लास्ट तक बने रहिए। एंजॉय द शो। तो मतलब मुझे अगर स्टेज पे भेजो तो मेरे पैर कांपने लगते थे, चेहरा लाल पड़ता था, हार्ट बीट ऐसी तेज हो जाती थी। काफ़ी साल तक सिर्फ मेमोरी कोचिंग और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए हेल्प करना। एनएलपी क्या है और आम भाषा में अगर समझाएं तो क्या है ये? वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसे यूज़ करके हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, हैबिट्स को, इन सब को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक व्यक्ति का गोल है कि वो अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना की इनकम कमाना चाहता है, अच्छी सेहत रखना चाहता है, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। तो एनएलपी का कैसे यूज़ करें? जो लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को आप 21 दिन कर लो तो आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ 6 महीने तक करते हैं और उसके बाद में दे आर आउट ऑफ द गुड हैबिट। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी बेहद डिमांड पे आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं जिनको आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा होगा क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पे 2.8 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन और फेसबुक पे हज़ारों लोग उनको फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर YSR योगेंद्र सिंह राठौर की। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हम हमारे पॉडकास्ट में अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे आप डालिए कमेंट में। तो आपका नाम बहुत बार हमारी लिस्ट में आता था। थैंक यू। और बस इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा, आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, हमारा चैनल छोटा है तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आई थिंक 2019 से आई वॉज अवेयर कि आपका चैनल है एंड तब से ही हम सोच रहे थे कि कभी तो आपके शो पे भी आएंगे। थैंक यू सो मच, जी। बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुरुआत करते हैं आपकी थोड़ी लाइफ जर्नी से क्योंकि उससे बहुत कुछ हम रिलेट करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। सो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। अजमेर के पास एक गांव है रीच मालिया, तो रूट्स हमारी वहाँ से हैं। फिर हम अजमेर शिफ्ट हुए पढ़ाई के लिए, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। और इस कोचिंग फील्ड में आने का जो बीज है मेरा, वो बीज मेरा चालू हुआ था जब अजमेर में जवाहर रंग मंच करके एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आए थे जिनका प्रोग्राम था मेमोरी पे। तो वो प्रोग्राम मैंने, कौन थे? ये विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं। तो उनका प्रोग्राम था वहाँ पे। तो वो उन्होंने मेमोरी पे बहुत अच्छे अच्छे डेमो दिए, कोई नंबर्स याद करके दिखाए और ये सब चीज़ें। तो मैं बड़ा मैस्मराइज हो गया वहाँ पे कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और लोग आके और मतलब उनको ऑटोग्राफ ले रहे थे और स्टोरी बता रहे थे कि मेरे नंबर बढ़ गए, ऐसा हो गया। तो आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड और मुझे लगा कि यार इसमें कुछ करना चाहिए। पर मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे एक स्टेज फोबिया का इशू था। अच्छा। कि क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, तो स्टेज फोबिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरा। तो मतलब मुझे अगर स्टेज पे भेजो तो मेरे पैर कांपने लगते थे, चेहरा लाल पड़ता था, हार्ट बीट ऐसी तेज़ हो जाती थी और ऐसा लगता है जैसे कुछ याद नहीं रहेगा मुझे और एकदम से लोग जैसे हंसने लग जाएंगे, ऐसी फीलिंग आई यूज्ड टू हैव। तो दैट वाज माय बिगेस्ट फियर, जो उस ड्रीम के बीच में आ रहा था कि यार ये तो मुझे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ख्याल आया कि भाई स्टेज पे चढ़ना है, दैट वाज द रेजिस्टेंस। क्या एज थी आपकी उस समय? मैं मेरे ख्याल से 11वीं में होऊंगा उस समय। अच्छा, बहुत यंग था उस टाइम पे। सो 16 करीब हाँ, का रहूँगा 16 मेरे ख्याल, yes, 16 टाइप। सो दैट वाज द थिंग। सो आई हैड माई डाउट्स, आई हैड माई फियर्स। और वहीं से मुझे किसी ने तो अभी NLP की बात की थी, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग शब्द भी मुझे वहीं से पता लगा था कि उसी प्रोग्राम के आसपास कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कुछ होता है। और मैं अपनी फोबिया के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा था कि इस फोबिया को कैसे दूर करें। तो सबसे पहली बार वो जो फोबिया से मुझे डील करना था, वहीं से मेरी NLP से भी जर्नी चालू हुई।
सो आई हैड लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि जब जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, क्योंकि पहले 5 साल गांव में थे तो पहली लैंग्वेज मारवाड़ी थी मेरी, तो जो एक्सेंट था वो मारवाड़ी का था। तो पहले तो अजमेर आकर के हिंदी सीखा, और थोड़ा बहुत वो एक इनिशियल लेवल पे उस सिटी के बच्चों के साथ में आप रहते हैं तो एक लो सेल्फ एस्टीम भी आपके अंदर थोड़ी सी बिल्ट हो जाती है। तो आई वाज फुल ऑफ सेल्फ डाउट, आई वाज हैविंग लो सेल्फ एस्टीम एंड आई हैड फोबिया एज वेल, बट आई वर्कड अपॉन दैम। उस पर मैंने बहुत ही स्ट्रांगली काम किया, और इनफैक्ट एज अ कोच जो मेरी जर्नी शुरू हुई तो उसमें शुरुआती दिनों में मैंने स्कूल्स वगैरह में प्रोग्राम मेमोरी पे में लिया करता था। मैंने काफ़ी साल तक सिर्फ मेमोरी कोचिंग और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए हेल्प करना, इसी एरिया के अंदर, इसी निश के अंदर मैंने शुरुआत में काम किया था। सो मैं इतना स्ट्रांगली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इतने सालों से लोगों को सिखाता हूँ, उसका एक कारण ये भी रहता है कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम सब में डाउट्स होते हैं, हम सब में कई कमियां होती हैं, लेकिन वो कमियां फिक्स्ड नहीं है। आपका सेल्फ डाउट कोई जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है कि जैसे आपके स्किन के कलर या आपके पैर के साइज़ की जैसी चीज़ नहीं है वो। ये चीज़ हम सीखते हैं, कंडीशनिंग से सीखते हैं, और इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इनसे हम पार पा सकते हैं, और फिर जो हम अचीव कर सकते हैं वो कई बार हमें भी नहीं पता होता। कि अगर मैं वो टीनेजर वाईएसआर को देखूं और आज के वाईएसआर को देखूं तो ये दोनों आपस में मैच ही नहीं खाते। वो वाईएसआर कभी शायद सोच भी नहीं सकता था कि आज कोई टेडेक्स स्पीकर हो जाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में सम्मान मिल जाएगा, या हज़ारों लोग हर महीने सुन रहे होंगे। ये कोई दूर दूर तक विचार कहीं पे नहीं था। सो अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग पे काम करें तो हम एक्चुअली अपनी आदतों को, अपने सोचने के तरीक़ों को, इस दुनिया को हम किस तरीके से देखते हैं उसको, इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और जब हम बिहेवियर और प्रोग्रामिंग को बदलते हैं तो फिर जो रिज़ल्ट हैं लाइफ के वो भी चेंज हो जाते हैं। वंडरफुल। आपने पहली बार एनएलपी कब अटेंड किया, और हु वाज द फर्स्ट ट्रेनर? जो मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था, एक डेविड लिंकन करके थे, फ्रॉम देम आई लर्न, बट नाउ ही इज़ नो मोर। तो फिर फिजिकल प्रोग्राम था वो या ऑनलाइन था? फिजिकल, मैंने एक बार फिजिकल किया था, उनका गोवा में होता था। अच्छा, आई डिड फिजिकल एज वेल। बाकी बहुत सारा सेल्फ स्टडी था, रिचर्ड बैंडलर से भी मैं सीखा हूँ, और काफ़ी सारे इम्प्रोवाइजेशन मैंने देखे कि इम्प्रोवाइजेशन और क्या किए जा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एनएलपी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो आई मेड श्योर कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है उन चीज़ों को हटा दिया जाए, और जो साइंटिफिकली ड्रिवन है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड है तो मैं ज़्यादातर वो चीज़ें लेकर के चलना पसंद करता हूँ कि जिस पे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी हो। एनएलपी की बात करते हैं सर। एनएलपी, अगर किसी व्यक्ति पहली बार इस शब्द को सुन रहा है एनएलपी, तो एनएलपी क्या है, और आम भाषा में अगर समझाएं तो क्या है ये एनएलपी? और इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, सॉरी जी। एक आम आदमी इसको कैसे यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है? जी, सो एनएलपी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो फर्स्ट वर्ड का मतलब है कि आप किस तरीके से इस दुनिया को परसीव करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। वो परसेप्शंस फिर बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो आपका परसेप्शंस। सेकंड है लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज, आप खुद से कैसे बात कर रहे हो, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ। तो खुद से जो आपका बातचीत का तरीका है, या फिर लोगों से भी जो आपका बातचीत का तरीका है, आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपके लाइफ आउटकम्स को। और तीसरा है प्रोग्रामिंग, मतलब आपके बिहेवियर्स, आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, आपकी आदतें। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वो टूल्स है, वो टेक्निक्स हैं जिसे यूज़ करके हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, हैबिट्स को, इन सब को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब व्यक्ति थॉट्स ट्रांसफॉर्म कर ले, इमोशन ट्रांसफॉर्म कर ले, बिहेवियर, एक्शन, हैबिट ट्रांसफॉर्म कर ले, तो फिर वो अपनी लाइफ के आउटकम को भी ट्रांसफॉर्म कर पाता है। सो दिस इज़ द बेसिक कि एनएलपी विज्ञान है अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स को समझ करके, आदतों को समझ करके उनको बदलने का, ताकि आप अपने लाइफ आउटकम्स को अचीव कर सकें। एक व्यक्ति का गोल है कि वो अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए महीना की इनकम कमाना चाहता है जी, अच्छी सेहत रखना चाहता है, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, तो एनएलपी का कैसे यूज़ करे? सही, आप तीन एरिया हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनएलपी
ये कहती है कि गोल जब भी आप तय करते हैं तो 1 लाख रुपया मुझे कमाना है, ये कभी भी गोल नहीं है. दिस इज़ नॉट अ गोल, बिकॉज जो होमोसेपियंस है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कभी भी पैसे के लिए तो प्रोग्राम्ड ही नहीं थे. राइट. मनी तो बहुत लेटर ऑन, पिछले कुछ सालों का इन्वेंशन है. तो हम कभी भी पैसे के लिए प्रोग्राम नहीं है. एक होता है मीन वैल्यू और एक होता है एंड वैल्यूज़. हम एंड वैल्यूज़ के लिए प्रोग्राम्ड हैं. मनी एक मीन वैल्यू है. तो जब भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उस सेंटेंस के पीछे कुछ छुपा हुआ है कि इस 1 लाख से मेरे कुछ इमोशनल फिजिकल नीड्स हैं, जो नीड्स पूरी होने वाली हैं. तो NLP ये कहती है कि अपने गोल्स को हमेशा अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ में लिंक करो. ओके. सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मीन वैल्यू और एंड वैल्यू पे अगर मैं थोड़ा और बात करूं तो सपोज़ कोई कहता है कि मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए. अब कार क्या है? मीन वैल्यू है, मीडियम है. उस मीडियम से एक व्यक्ति एंड वैल्यू तक पहुंचना चाह रहा है. एंड वैल्यू क्या हो सकती है? स्टेटस, कि सबको पता लगे, सब लोग मेरा सम्मान करें कि देखो मेरे पास में गाड़ी है. यानी कि सिग्निफिकेंस उसे मिले समाज में, स्टेटस उसे मिले. सिग्निफिकेंस और स्टेटस सर्वाइवल नीड है, जो सालों से हमारे पूर्वज सिग्निफिकेंस और स्टेटस के लिए लड़ाई किए हैं. तो वो आपकी कोर वैल्यू, कोर नीड के अंदर आ जाता है. फिर दूसरा हो सकता है कि किसी को स्टेटस के लिए नहीं चाहिए, किसी को कंफर्ट के लिए चाहिए कि यार ये जो मर्सिडीज़ है इसके अंदर एयरबैग्स हैं, राइट सिस्टम है, तो मेरे अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो सुरक्षा के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है और सेफ़ है, तो इसलिए मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए. और किसी को हो सकता है कि नयापन पसंद है, लाइफ में वैरायटी पसंद है, एक न्यूनेस पसंद है, तो इसलिए उसे चाहिए. तो हम चीज़ों को एक मीन वैल्यू की तरह देखें और उसके पीछे की एंड वैल्यू समझें कि इस मीडियम के जरिए, मीन मतलब मीडियम, इस मीडियम के जरिए मैं कौन सी एंड वैल्यू तक पहुंचना चाह रहा हूं. पर दिक्कत इसमें कई बार क्या हो जाती है, जब आप मीन वैल्यू से अटैच हो जाते हो, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. जो सपोज मैं अहमदाबाद से पुणे ट्रेन में जा रहा हूँ, तो ट्रेन मीन वैल्यू है, मीडियम है, डेस्टिनेशन पुणे है, लेकिन अगर मैं ट्रेन से अटैच हो गया तो फिर मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा. दिस इज़ द मिस्टेक पीपल डू. दे स्टार्ट चेजिंग मनी. डोंट चेज मनी. फर्स्ट क्लियर योर कोर वैल्यू, दैट ये मनी मुझे किस लिए चाहिए. उन कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करो. इज़ इट सिग्निफिकेंस, इज़ इट स्टेटस, इज़ इट वैरायटी, इज़ इट न्यूनेस, इज़ इट सिक्योरिटी, इज़ इट लव एंड कनेक्शन, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट. मैनी पीपल दे वांट टू बिकम रिच सो दैट दे कैन हेल्प पीपल, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइफ. तो इसको हम यूँ समझें कि हम जो भी चाहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशन हमारा जुड़ा हुआ है. कोई एक भावना उसके साथ में अटैच है. उस भावना को अगर हम पहचान लेंगे तो वहाँ से हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ ताकत मिलेगी, जिससे हम जल्दी उस तक पहुंच सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स. इमोशन से भी नीचे वैल्यू. फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी इज नॉट एन इमोशन, बट सिक्योरिटी इज अ वैल्यू. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जी योगेंद्र. जैसे अभी मैंने एक टारगेट, मेरा गोल सेट है 2026 में 6 पैक एप्स बनाना. ठीक है, ये एंड गोल तो नहीं है. इज इट एंड गोल? नहीं, एंड गोल नहीं है. तो इसका एंड गोल निकलवाओ आप मेरे से. क्या एंड गोल? मैं आपको हेल्प करता हूँ जी. सबसे पहली चीज़, जो डिज़ायर है, कि आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि मुझे 6 पैक बनाने हैं. राइट. अब डिज़ायर की जो रूट है वो 3 तरीके से डिज़ायर हमारे अंदर उत्पन्न होती है. सबसे वीक तरीका है जो बाहर से आती है. किसी को देखा, प्रभावित हो गए. किसी को देखे, प्रभावित हुए, वहाँ से हमारा एक गोल बन गया कि मुझे ये करना है. राइट. दूसरी डिज़ायर बायोलॉजिकल होती है, कि हमारी जीन्स में हम, जैसे हंगर है, अपने आप आ रही है, आप कंट्रोल नहीं करते, बायोलॉजी लेकर के आ रही है. राइट. और तीसरी डिज़ायर्स होती हैं जो हमारी कोर वैल्यू से आती हैं, जैसे कि फ्रीडम इज़ अ कोर वैल्यू. आज अगर हमारी कोई आज़ादी को बांध दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. तो आपका सारा धन दौलत पैसा आपके पास में रहे, लेकिन ये बोल दिया जाए कि वत्स मेंशन से आप बाहर नहीं जा सकते, और पैसा आपको बिंदास मिलता रहेगा, घर के अंदर सब कुछ आता रहेगा, आप मस्त हैं, अंदर कुछ भी देखें आप, लेकिन बाहर नहीं जा. एक बाउंडेशन आप पे लगा दी, आप कहेंगे कि नहीं चाहिए मुझे. 100 करोड़ का ऑफर भी आप ठुकरा देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ फ्रीडम. सो दिस इज द वैल्यू. सो हमारी फ्रीडम की वैल्यू, क्रिएटिविटी की वैल्यू, इंटेग्रिटी की वैल्यू, ऑथेंटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, और वैसे एक वैल्यू होती है
वैल्यू ऑफ मास्टरी, कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर इन दैट. That is the value of mastery. So these are the 3 sources of desire. तो first of all इसको रिपीट करते हैं. पहला था बाहर से प्रभावित हुए, एक्सटर्नल कि हमने किसी की गाड़ी देखी, पड़ोसी का घर देखा और हमने अंदर से डिजायर पैदा हो गई कि यार मुझे भी करना है. बाहर से फोर्स भी आ सकता है कि मम्मी पापा ने कहा कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे क्रिकेटर बनना है. तो एक्सटर्नल आप खुद भी देख सकते हैं, खुद प्रभावित हो सकते हैं, या फिर आप पे फोर्सफुली कंडीशन किया जा सकता है. सेकंड होती है बायोलॉजिकल कि आपकी जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, आपकी डिमांड है बॉडी की, भूख की डिजायर, हंगर की डिजायर, सेक्स की डिजायर, लोगों से कनेक्टेड फील करने की, सेफ फील करने की डिजायर, ये बायोलॉजिकल डिजायर्स हैं हमारी. और फिर तीसरी डिजायर है जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो अंदर से आ रही हैं, जैसे कि फ्रीडम की डिजायर, किसी की होती है क्रिएटिविटी की डिजायर. तो आप देखते हैं कई सिंगर्स होते हैं, कई राइटर्स होते हैं, मस्त मौला है, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो फुलफिल्ड है. क्यों? क्योंकि आपकी रियल हैप्पीनेस इज नॉट इन अचीवमेंट, योर रियल हैप्पीनेस इज इन अलाइनमेंट. अच्छी फुलफिल्ड खुशी तब आती है जब आप अपनी कोर वैल्यू से जुड़ के अपने जीवन को जी रहे हैं. तो अगर आपकी वैल्यू फ्रीडम की है लेकिन आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी फ्रीडम बंध गई है लेकिन पैसा बहुत दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जब तक सर्वाइवल है कुछ पॉइंट तक चलेगा काम, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर से आवाज़ होना चालू होगी, दैट इज इट माई पर्पस, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मीनिंगफुल है, क्या इसीलिए मेरा जीवन बना है बस. तो ये जो सवाल हमारे अंदर पैदा होते हैं जिसे हम वैल्यू क्राइसिस कहते हैं, जनरली 40 की उम्र के बाद ये सवाल चालू होते हैं इंसान, क्योंकि 40 तक हम एक्सटर्नल डिज़ायर्स में जीते हैं जो समाज हम पे थोप देता है. तो समाज ने जो भी कंडीशनिंग डाली, हम उस कंडीशनिंग को अपना गोल बनाते हैं, उस गोल के पीछे मेहनत करते हैं, और 40 की एज जब तक होती है उसके बाद में वो कंडीशनिंग हल्की हल्की उतरने लग जाती है. क्योंकि समाज हमें क्या कहता है, समाज के गोल्स कुछ फिक्स गोल्स हैं कि पहले आप एक अच्छी डिग्री ले लो, डिग्री लेने के बाद में आप एक अच्छा नौकरी कर लो, नौकरी के बाद में आपकी शादी कर लो, एक घर बना लो और बच्चा पैदा कर लो, एक गाड़ी ले लो. ये कुछ फिक्स पैटर्न है सोसाइटी का. इसके बाद सोसाइटी के पास कोई गोल ही नहीं है. अब क्योंकि आपके पास में कोई सोसाइटी का गोल बचा नहीं, तो अब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते हो, और उस सेल्फ रिफ्लेक्शन में अब आप कोर वैल्यू आपके अंदर पहले भी जोर मार रही थी, लेकिन कोर वैल्यू विस्पर करती है, कंडीशनिंग नॉइज करती है, लाउड होती है, तो वो विस्पर उस लाउडनेस के अंदर छुप के रह जाता है. और फिर जब वो नॉइज खत्म होती है ना, तो विस्पर सुनाई देने लगती है. तब इंसान खोज में जाता है, मेरा पर्पस क्या है, मीनिंग क्या मिलेगा, अर्थ कैसे मिलेगा मेरी लाइफ को. तो ये चीज़ मैं अपने उस पर आ रहा हूँ अभी. हाँ, तो अब पहला स्टेप आपके में है कि इन तीनों में से व्हाट इज योर सोर्स ऑफ डिजायर. नहीं, इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी शीशे के सामने खड़ा होता हूं, अपने आप को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो पेट है, ये भाई साहब थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहे हैं. और शर्ट वर्ट जब पहनता था वो कोट वोट में तो ढक जाता था, तो वैसे दिखता था. तो पहला तो मुझे लग रहा है मेरा इंस्पिरेशन वही था कि नहीं यार, ये बिल्कुल एकदम प्लेन दिखना चाहिए, और लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ हर क्षेत्र में. तो वो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद उसने मुझे मोटिवेट किया. यस. तो अब यहाँ पे बाहरी क्या दिख रहा है कि आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और उस रिफ्लेक्शन से आपने प्रभावित होकर के एक्शन लिया. बट अगर हम एक डीप क्वेश्चन पूछें, हाँ प्लीज़. बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को आईने में देखते होंगे, ठीक है. बहुत से लोग होंगे जिनका गोल आप जैसी फिटनेस पाना होगा उस टाइम पे. लेकिन क्या उन्हें भी ये सवाल आता था कि ये जो हल्का सा पेट निकला है, ये क्यों निकला है, और मुझे ये पेट पसंद नहीं है. ये सवाल आपको क्यों आया, किसी और को क्यों नहीं आया? जो व्यक्ति शायद आपसे डबल मोटा है लेकिन वो रोज़ देख रहा है और वो इग्नोर कर रहा है, उसको सवाल भी नहीं आ रहा. आपको ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर एक कोर वैल्यू है, और जो वैल्यू है टू इंस्पायर पीपल, वैल्यू है टू बी एन एग्जाम्पल, कि मुझे उदाहरण बनना है. ठीक है, मुझे उदाहरण बनना है लोगों के लिए. तो वो जो कोर वैल्यू है, वो वैल्यू आपको फोर्स करती है कि ये जो आईने में व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति जब भी आप कोर वैल्यू से डिविएट होंगे, या फिर अपनी आइडेंटिटी से, आपकी आइडेंटिटी होती है जो हम आई एम के बाद लगाते हैं, तो मे बी आपकी आइडेंटिटी क्या है, आई एम अ रोल मॉडल, आई एम एन इंस्पायरिंग फिगर, आई हैव टू इंस्पायर पीपल.
राइट. सो आई हैव टू सेट गुड एग्जाम्पल. तो ये आपकी आइडेंटिटी में आई एम के आगे आपने एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति का टैग लगा रखा है कि आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फिट, आई मस्ट अचीव मास्टरी, वॉट एवर आई डू आई शुड डू विथ प्रिसीजन एंड मास्टरी. तो जब ये आइडेंटिटी है, तो जब आपके अंदर ये आइडेंटिटी है और आपकी वैल्यू है कि आप किसी को इंस्पायर करें, एग्जाम्पल बने, तो अब ये आइडेंटिटी वैल्यू अंदर पड़ी है और जो बाहर रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस आइडेंटिटी एंड वैल्यू. नाउ दिस क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन इमर्जेस. इस कॉन्फ्लिक्ट में से सवाल पैदा होता है. तो जिसकी वैल्यू में ये नहीं है, जिसकी आइडेंटिटी में कि आई एम फिट एंड इंस्पायरिंग फिगर नहीं है, जिसकी आइडेंटिटी में है 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े में जियो, उसका ये बिलीफ है, उसका बिलीफ ये है कि मैं ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली. उस व्यक्ति के मन में 50 बार बोल दो फिर भी ये सवाल इमर्ज ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं. क्वेश्चन हमेशा तब पैदा होते हैं जब आपकी एक्सटर्नल रियलिटी और आपकी इंटरनल आइडेंटिटी, आपका बिलीफ और आपकी वैल्यू दोनों मिसमैच कर रही होती हैं. देन आपका माइंड उस क्वेश्चन को फेंकता है आपके ऊपर कि देन डू समथिंग फॉर द अलाइनमेंट. योगेंद्र, मेरी जो भावनाएं हैं आपके प्रति वैसी कुछ हो रही हैं जैसे कोई ज्योतिषी सामने बैठा हो और वो ये बता दे कि आपके घर में ये सब है और ये सब है, मतलब वो चीज़ें जो आपको ही मालूम और किसी को नहीं हो मालूम, वो बता दे, और उसके प्रति जो भावनाएं पैदा होती है ना, मेरी वो भावनाएं आपके प्रति हो रही हैं. क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस पर. शायद आज से कोई 20 एक साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, हाउ टू डेवलप लीडर विद इन यू. जॉन सी मैक्सवेल की किताब है लीडरशिप के ऊपर में जी. और संभवतः उसी बुक से मैंने एक लाइन पकड़ में आई मेरी, लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल. और मैंने उसको अपना एक जीवन मंत्र बना लिया और मैं उसमें जीने लग गया एक प्रकार से. मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी हमेशा टैगलाइन यही रहती है, आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा है लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल. और आपने बिल्कुल वो कोर वैल्यू से जैसे रिलेट किया ना, तो दिस इज द सोर्स. आई एम इम्प्रेस्ड. थैंक यू. तो अब अगर किसी आदमी को अपनी कोर वैल्यू देखनी है, चेक करनी है, जैसे आपने मेरा तो पोस्टमार्टम करके मेरे सामने दिखा दिया, रिपोर्ट दे दी मुझे. एक आदमी ने अगर देखनी है कि उसकी कोर वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं. पहला, अगर किसी ने कोई लक्ष्य बना रखा है जी, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए महीना का बना रखा है, कोई जैसे गाड़ी का बना रखा है, या कोई बिजनेस में टर्नओवर का बना रखा है कि मैंने इतना टर्नओवर करना है जी, तो क्या वो पहले कोर वैल्यू देखे या जो उसने बना लिया है उस चीज़ को वो अपनी कोर वैल्यू से रिलेट करे? यस, इसे कहते हैं लिंकिंग योर गोल विद द कोर वैल्यू. राइट. तो कई बार ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल मेरी कोर वैल्यू में मनी नहीं आती, मेरी जो टॉप कोर वैल्यू आती है उसमें पर्पस आता है, देन फ्रीडम आती है, ग्रोथ आती है, रिलेशनशिप, हेल्थ आते हैं. तो कोर वैल्यू बहुत, मनी मेरी 8वें या 9वें नंबर की कोर वैल्यू है. मतलब कोर वैल्यू की भी प्रायोरिटीज होती हैं. ओके. लोग डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि जब आपको अपनी कोर वैल्यूज की प्रायोरिटी नहीं पता, तो नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड. तो आपकी 2 कोर वैल्यू आपस में टकराती रहती हैं. तो जैसे कि एक व्यक्ति है जो नौकरी में है, अब उसका नौकरी में मन नहीं लग रहा. नौकरी उसकी कौन सी वैल्यू को पूरा कर रही है? सिक्योरिटी की वैल्यू को पूरा कर रही है. राइट. और कंफर्ट की वैल्यू को पूरा कर रही है. अब वो करना चाहता है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस उसकी फ्रीडम की वैल्यू को पूरा करेगा. अब हो क्या रहा है, क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं है कि मेरी हायर वैल्यू कौन सी है, तो इस वजह से इसकी दोनों वैल्यू लड़ती रहती हैं. तो जब महीने की पहली तारीख आती है तो पहले 8-10 दिन सिक्योरिटी हैवी रहती है, फ्रीडम साइड में चली जाती है. और किसी दिन बॉस अगर डांट देता है या दोस्तों के साथ 2 पैग लग जाते हैं तो एकदम से फ्रीडम की वैल्यू ऊपर आ जाती है. तो जब ये दोनों वैल्यू हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन में, कोई भी डिसीजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि उसको वैल्यू क्लियर नहीं है. इस वजह से तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि उस वैल्यू के सबसे पहले तो एनएलपी में असेसमेंट होते हैं, कोर वैल्यू असेसमेंट होते हैं, जिससे कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए हम आपकी कोर वैल्यूज़ को सीक्वेंसिंग करते हैं कि ये आपकी पहले नंबर की है, ये दूसरे की है, ये टॉप 10 कोर वैल्यू को सीक्वेंस कर लिया. अब ये कोर वैल्यूज़ आपका मैप बन गई कि जो भी फैसला कर रहे हो, अगर 2 वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं तो हमेशा हायर वैल्यू का डिसीजन लेना है. बाहर क्या मिल रहा है, मोमेंटरीली क्या मिल रहा है, उससे नहीं देखना है. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कोई ऐसा स्पॉन्सर आ जाए आपके सामने जो कोई बैटिंग की ऐप करता है या कोई गुटखे का करता है या कुछ भी करता है,
ठीक है, और आपकी वैल्यू में ऊपर है इंस्पायरिंग, लोगों को इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन आपकी वैल्यू में है, और ये लोग बहुत बड़ा पैसा दे रहे हैं आपको कि पैसा बहुत सारा मिलेगा। तो अगर किसी ने उस मोमेंट में जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसे बेस करके फैसला कर लिया तो बाद में वो रिग्रेट करेगा, बाद में वो गिल्ट महसूस करेगा। उसकी जो, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं ना, अंतरात्मा कहते हैं, आपकी अंतरात्मा बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी, इन तीनों का इम्पैक्ट होती है। तो आपने ऐसा काम किया जो आपकी वैल्यू से डिविएट होता था, आपकी आइडेंटिटी से डिविएट होता था, आपके बिलीफ से डिविएट होता था, लेकिन कंडीशन सामने ऐसी थी कि मे बी लालच की स्थिति में या फिर मे बी कंडीशनिंग की स्थिति, उस मोमेंट में जो प्रेशर था उस स्थिति के अंदर आपने वो फैसला ले लिया, बट देन यू विल रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। अंदर ही अंदर आप उसे रिग्रेट करेंगे। जिसकी कोर वैल्यू में ये नहीं है वो रिश्वत भी ले लेगा, गुटखा भी बेच देगा, सब कर देगा, और उसको नींद भी मस्त आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कोर वैल्यू में वो है ही नहीं। तो कोर वैल्यू में नहीं है तो उसके बिहेवियर और उसके इंटरनल मॉडल में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। नो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स नो गिल्ट, नो रिग्रेट, कुछ नहीं होगा। तो कोर वैल्यूज़ को पहले हमने असेस कर लिया और उसके बाद में लिंक इट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी मनी कोर वैल्यू में, ऊपर वाली वैल्यू में नहीं है, तो मैंने मनी को अपने पर्पस से जोड़ दिया, कंट्रीब्यूशन से जोड़ दिया। तो कि अब जो भी मैं पैसा कमाता हूँ उसका मैक्सिमम हिस्सा मैं वापस अपने बिजनेस में ही डालता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ, ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तो आई यूज़ माई मनी टू फीड माई पर्पस, आई यूज़ मनी टू फीड माई हेल्थ। तो मैं अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा खर्चा अगर मेरे बिजनेस के बाद में किसी चीज़ पे करता हूँ तो अपनी डाइट पे, जिम पे, एक्सरसाइज, बेस्ट ट्रेनर्स रखने का प्रयास करता हूँ, बेस्ट डाइट लेने का प्रयास करता हूँ। सो अपने उस मनी भले ही पीछे आ रही है, मनी इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल, आपको कमाना पड़ेगा अगर आपको आगे की वैल्यूज़ भी पूरी करनी है तो उसे आप कमाओ, लेकिन डोंट डायरेक्टली बी मोटिवेटेड बाय मनी, लिंक इट टू द कोर वैल्यू। उस कोर वैल्यू से आप उसे लिंक कर लो, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, देन यू विल फ्लो, आप एक फ्लो में काम कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आपने एक नया प्रोस्पेक्टिव दे दिया इस चीज़ को। मैं इसको कामों के साथ में रिलेट करता था और लोगों को थोड़ा सा अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करता तो मैं बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे काम हैं। जैसे हम अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस एक काम है हमारा, फैमिली हमारा एक काम है, समाज से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी हमारा काम है, अड़ोस पड़ोस में तालमेल बना के रखना है वो भी एक काम है, रिश्तेदारी में कोई शादी है तो रिलेशन मेंटेन करना वो भी काम है। तो ये हमारे कामों की एक लिस्ट है। लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी का काम कौन सा है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा है, ताकि डिसीजन लेने में आसानी रहो। और मैं क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी का, इन कामों का आउटकम ये है कि हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो जब हम जाके अपने रिश्तों में समय देंगे तो हमारी जो लव एंड कनेक्शन की नीड है वो पूरी होगी, तो इंटरनली वो नीड पूरी होगी, उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्रिया करते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल वहाँ पे शेयर करता था और आप बताइए कि वो सही फिट बैठता है क्या, बिकॉज यू आर द परफेक्ट पर्सन। जी। कि इसको हम यूँ समझे जैसे हमारे काम हैं 7-8 प्रकार के काम हम करते हैं डेली रूटीन में, तो हम कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कौन सा काम करना चाहिए पहले जी। तो इसको हम यूँ समझे कि एक व्यक्ति है और वो बाइक पे कहीं जा रहा था, बारिश आ गई रास्ते में और उसकी जेब में बहुत सारे पैसे थे, नोट थे, और वो सारे नोट उसके भीग गए। तो घर आता है, घर आके उन सबको सुखा देता है, रख देता है, और बाहर धूप निकली हुई थी थोड़ी सी, तो हवा आती है बहुत तेज़ और वो सारे के सारे नोट उसके उड़ जाते हैं जी। और उसमें 500 का नोट है, उसमें 200 का नोट है, उसमें 100 का नोट है, उसमें 50 का है, उसमें 10 का है, उसमें 5 का भी है जी। तो जब वो उड़ गए तो अब उसने वो इकट्ठे करने हैं, हवा में उड़ रहे हैं तो अब वो ये कन्फ्यूज़न में नहीं है कि मैं 5 का पहले पकड़ूं या 500 का, तो उसका पहला टारगेट 500 का है जी, क्योंकि उसके ऊपर में वैल्यू लिखी हुई है। राइट, ब्यूटीफुल। तो जितनी क्लैरिटी उस नोट पे है ना, ये 500 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 वाला उड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, 500 का नहीं जाना चाहिए। यस। तो वो अगर कामों पे भी वो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि यार ये मेरा काम है ना, ये 500 का नोट है मेरा और ये 5 का है, ये जाना है तो जाए, ये नहीं जाना चाहिए। यस, एग्जैक्टली यही है। और कोर वैल्यू से आपने कोर वैल्यू असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट वैल्यू मतलब उसको 500 का नोट है आपका और बाकी आपके निचले नोट्स तो इसको थोड़ा और डीप में जाने का कोशिश करते हैं। एक आदमी अगर हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है जी, उसको समझ में आ गया यार कोर वैल्यू इज द अल्टीमेट थिंग जी, कैसे निकाले? वैसे तो आपके पेड प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनमें आप बताते होंगे, कुछ क्लू दीजिए थोड़ा सा। इसमें क्लू निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। तो आपको हम जो मोस्ट कॉमन 50 वैल्यूज़ होती हैं
जिसमें आपकी हर वैल्यू फिट हो जाएगी, राइट। तो उस वैल्यू को देते हैं। फिर उस वैल्यूज़ में से पहले क्रॉस करवाते हैं कि कौन, एक होता है यस, एक होता है नो और एक होता है कन्फ्यूज्ड। जो कन्फ्यूज्ड और नो है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। फिर 50 में से 20-22 ऐसी निकलती हैं जो यस वाली होती हैं, जो निकलती हैं। फिर वो जो यस वाली होती है उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस लगता है। तो ये कहाँ पे करते, कौन से प्रोग्राम में रहता है आपके? जो मेरा NLP प्रैक्टिशनर वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप के अंदर वी मेक पीपल डू, तो वो पूरा असेसमेंट होता है। फिजिकल प्रोग्राम रहता है ये? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन में वी टीच पीपल दिस। क्या मॉडल है ये जो मॉडल है आपका, क्या है? प्रोग्राम का नाम क्या है? NLP प्रैक्टिशनर। अच्छा, क्या रजिस्ट्रेशन, क्या चार्जेस रहते हैं इसमें? क्योंकि इतनी गहरी बात आपने कही है, मेरी क्यूरियोसिटी है इसको जानने की, सीखने की, हो सकता है व्यूअर्स की भी हो। 19,999 इसका चार्ज रहता है, 19,999। अच्छा, लेकिन उससे पहले दो दिन का फाउंडेशन होता है। आपको पहले वो फाउंडेशन करना चाहिए। वो फाउंडेशन करने से व्यक्ति को समझ आता है कि ये चीज़ मैं कितना लेवल तक समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस लेवल की चीज़ नहीं है। तो थोड़ा इसमें डेप्थ प्रोग्रामिंग और उसकी बात होती है, नॉट जस्ट फिलोसफिकल। फाउंडेशन का भी उसका क्या रहता है? फाउंडेशन 299 रुपीज़ की होती है सिर्फ। तो 2 दिन का कंप्लीट फाउंडेशन होता है। एक बार वो व्यक्ति वो देखता है तो उसे क्लैरिटी बन जाती है कि यस, आगे का पार्ट मेरे लिए है या नहीं है। तो फर्स्ट एनीवन हु वांट्स टू अटेंड, फर्स्ट अटेंड द 2 days फाउंडेशन। इफ़ यू फील दैट दिस इज़ फॉर मी, वो 2 दिन में आपको पता लगेगा। देन यू शुड ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल, एंड देन इन दैट प्रोग्राम वी मेक यू डू द कोर वैल्यू एनालिसिस। ये इस एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी लाइफ में से पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हटा देते हैं। राइट। कि आपको कॉन्फ्लिक्ट हटानी आ जाती है। आपको सरफेस, लोगों को सरफेस बिहेवियर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट दिखती है कि उन्हें लगता है कि डिसीजन ये है कि बिजनेस करूं कि नौकरी करूं। डिसीजन कभी माइंड के लिए है ही नहीं। राइट। क्योंकि माइंड ना तो बिजनेस करने के लिए बना है, नौकरी करने के लिए बना है। ठीक है, माइंड का काम तो उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उन्हें पूरा करना है। तो वो अंदर डिसीजन ले रहा है कि कौन सी वैल्यू में जाना है, सिक्योरिटी को रखना है कि फ्रीडम को रखना है। अब क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है, उसे बाहर से क्लैरिटी नहीं है, जब ये क्लैरिटी मिल जाती है तो फिर आप बिंदास जो हायर लेवल पे है आप उसको चूज करके उसको पूरा करने का प्रयास करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस ही मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि यू विल ओन योर डिसीजन। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा अपने किसी भी जो भी फैसला आपने आज तक अपनी वो कोर वैल्यूज से अलाइनमेंट में लिया है, उसमें आपको हार मिली हो, नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो आपको उसका कभी रिग्रेट नहीं हुआ होगा। आपको कभी उसका पछतावा नहीं हुआ होगा कि यार दिल दुख रहा है मेरा, पछतावा नहीं होगा आपको। अद्भुत, ग्रेट जी। NLP कैसे मुझे हेल्प करेगी 6 पैक एप्स बनाने में? तो नंबर 1 तो ये स्टेप कि आप अपनी कोर वैल्यूज़ को मैप कर लें कि ये कोर वैल्यूज़ हैं जो मैं इसके जैसे लिए मेरी मैप हो गई है कि लोगों को इंस्पायर के लिए एक इंस्पायरिंग फिगर मुझे बनना है। राइट। और जो मेरी आइडेंटिटी है वो इस चीज़ की है कि आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर पीपल। राइट। एक बार आपने इससे लिंक कर देना है। राइट। ये लिंक हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है ब्लूप्रिंट। यू हैव टू डेवलप अ ब्लूप्रिंट, कि आपको ब्लूप्रिंट डेवलप करना है कि स्टेप्स क्या क्या हैं, कि इसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है कि इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, एक्सरसाइज का क्या रोल है। तो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेटेजी के बाद में थर्ड स्टेप है बिलीव क्लियरिंग। आपको फाइंड आउट करना है कि इस रास्ते में कोई मेरे बिलीफ तो ऐसे नहीं है जो बाधा बनेंगे। कि कई बार एक्सरसाइज करते समय या फिर डाइट फॉलो करते समय सपोज़ कोई बिलीफ आपके हैं, कोई ऐसी मान्यता है कि सपोज़ कि अब त्योहारों पे तो आनंद ले ही सकते हैं, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है, इस दिन तो छोड़ ही सकते हैं। तो अगर कुछ मान्यताएं आपकी ऐसी हैं, अंदर की फिलोसफीज़ अगर कुछ ऐसी हैं जो बाधा बन सकती हैं, तो यू शुड राइट 2 to 3 ऑब्स्टिकल्स जो इस जर्नी में मुझे आ सकते हैं। जनरली हम गोल प्लान करते हैं, मगर हम उन ऑब्स्टिकल्स को प्लान नहीं कर सकते कि कुछ ऑब्स्टिकल एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे। तो एक्सटर्नल की लिस्ट बना लो और इंटरनल की लिस्ट बना लो। एक्सटर्नल हो गई कि आपके केस में ट्रैवल प्लान हो सकते हैं, राइट, कि जो आप ट्रैवल करेंगे वो आ सकता है। और कुछ लग रहा है कि आपको कोई शादी आने वाली है, कोई फंक्शन आने वाला है, या कोई इंटरनेशनल टूर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल बाधाओं में हैं कि जो एक्सटर्नल बाधाएं मेरी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकती हैं। इंटरनल क्या हो सकती हैं? इंटरनल
ज़्यादातर तो बिलीफ हो सकता है कि कोई मेरा नेगेटिव बिलीफ है, क्या कोई मेरा प्रीवियस पैटर्न है जिसमें मेरी आदत है कि हर व्यक्ति का कई बार पैटर्न होता है कि वो किसी चीज़ को 3 महीने 4 महीने 6 महीने फॉलो करता है और फिर वो बाहर आ जाता है उसमें से। कई बार 8 महीने फॉलो करता है फिर उसमें से बाहर आ जाता है। तो जो लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को आप 21 दिन कर लो तो आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ 6 महीने तक करते हैं और उसके बाद में दे आर आउट ऑफ द गुड हैबिट, वो गुड हैबिट से बाहर आ जाते हैं। तो क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो शुरू करते समय वो एक बिगिनर मोटिवेशन है, बिकॉज आवर ब्रेन रिवॉर्ड्स नोवेल्टी। तो जब भी आपने कुछ नया शुरू किया है, कोई मिशन या कुछ नई एक्टिविटी शुरू करी है, तो नोवेल्टी पे डोपामिन मिलती है। तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन का, वो डोपामिन के शॉट देता रहता है आपको। तो जो फर्स्ट किसी के लिए वो 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 3 महीना हो सकता है, किसी के लिए 6 महीना हो सकता है। तो 3 4 5 महीने तक आप देख रहे हो कि नोवेल्टी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। फिर बाद में उसके बाद में हैबिट के लिए ब्रेन ऑप्टिमाइज करता है रियलिटी टू एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड, कि आपकी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है। तो सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 6 महीने में हल्के हल्के तो दिखने लगी जाएंगे पैक मेरे। अब आप 6 महीने हो गए, अब वो 6 पैक वैसे दिख नहीं रहे जैसा आपको लगा था कि दिखेंगे। तो अब हुआ क्या, आपके ब्रेन ने नया डेटा इनपुट दिया कि भैया जो एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी है इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन टू रियलिटी रेशियो नेगेटिव जाते ही वो डोपामिन को रिड्यूस कर देगा। अच्छा, इट विल रिड्यूस द डोपामिन, इट विल नॉट ऑप्टिमाइज फॉर हैबिट। फिर क्या होगा, फिर अब आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे, चल यार अभी इसको मेंटेन ही करता हूँ। दिस इज कॉल्ड द प्लेटो स्टेट, कि आपने अब प्लेटो स्टेट हिट कर दिए। क्योंकि इनिशियल डेज में जब नए नए करते हो तो थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी दिखता है, 6 महीने के बाद में इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, राइट, और धीरे होगा। तो उस स्टेट को हम प्लेटू स्टेट कहते हैं। और बहुत सारे अच्छी विल पावर वाले लोग, डिसिप्लिन लोग प्लेटू स्टेट में गिव अप करते हैं। जब तक उन्हें ग्रोथ दिख रही है तब तक वो कर पा रहे हैं, बट दे डोंट ऑप्टिमाइज फॉर द प्लेटू स्टेट। कि जब प्लेटू स्टेट हिट होगी वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, बिकॉज फिर थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। चलो यार इसको हैबिट के लिए करते हैं कि एक रेगुलरिटी में तो है, ठीक है कोई बात नहीं, 6 पैक नहीं भी बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। तो नाउ योर फिलोसफी विल चेंज फ्रॉम अ चैम्पियन। योर फिलोसफी ऐसी हो जाएगी कि लेट्स जस्टिफाई द प्लेटो स्टेट, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, अब आप जस्टिफाई करना। सो इन द प्लेटो स्टेट नाउ यू हैव टू क्रिएट नोवेल्टी। तो यू हैव टू प्लान फॉर द प्लेटू स्टेट एज वेल, कि जब वो प्लेटू स्टेट हिट होगी तो मैं फिर क्या नया चैलेंज अपने लिए ले सकता हूँ। थोड़ा वर्कआउट को चेंज कर सकता हूँ क्या, फिर से कोई 1 महीने का एक्सट्रीम चैलेंज पे जा सकता हूँ, या सोशल मीडिया पे कोई 30 डेज़ का चैलेंज उस समय प्लान कर दूँ। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि वापस वो रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट हमें किस तरीके से करना है। सो यू प्लान द इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, जो कि आपकी बायोलॉजी की वजह से आएंगे, आपकी साइकोलॉजी की वजह से आएंगे। यू हैव टू प्लान द एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। तो यू हैव टू राइट 2 to 3 ऑब्स्टेकल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब अगला स्टेप है राइट डाउन योर प्लान टू ओवरकम इट। अच्छा, अब आपको पहले से अपना प्लान लिखना है कि कंटिजेंसी प्लान, कि जब ये ऑब्स्टेकल आएंगे तो मेरा क्या प्लान है इससे डील करने का। तो अब आपको पहले से ही प्लानिंग, अपने माइंड को शुरुआत से ही प्लान करके रखना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, यू प्लान बिफोर, शुरुआत में ही उसको आप प्लान करके चलें। उसका फ़ायदा क्या होगा शुरुआत में प्लान करने का, पहले से अगर प्लान कर लिया तो? पहले से प्लान करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक सोलो माउंटेनियरिंग करने वाला बंदा है, सोलो ट्रैकर है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे चढ़ता है फ्री और सोलो, यानी कि कोई पुली वगैरह नहीं। तो अभी नेटफ्लिक्स पे उसका लाइव आया था, कोई एलेक्स करके उनका नाम है। तो जो कोई टर्की की बड़ी बिल्डिंग को उसने फ्री किया, सब जगह आपने देखा होगा। तो वो उन बिल्डिंग्स को चढ़ने से पहले एमिगडाला डिसेंसिटाइजेशन करता है। अच्छा, यानी कि अपने आप को उस फियर की कंडीशन में पहले से डालता है और बार बार डालता है, ताकि जब एक्चुअल सिचुएशन हो तो उस टाइम के ऊपर ब्रेन को वो अनफेमिलियर ना लगे, अनसर्टेन ना लगे, सडन ना लगे, शॉक वैल्यू ना हो उसके अंदर। उसको पहले से है कि मैं प्रिपेयर था इसके लिए। कैसे करता है? कोई मुझे शॉक नहीं है। वो कैसे करता है और कैसे हम कर सकते हैं इसको? तो वो अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर करता है कि बार बार उसको कई बार विजुलाइज भी करता है, कई बार डिफ़िकल्ट
ट्रैक्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि जहाँ पे उसको गिरने का खतरा है। तो इस तरीके से डिसेंसिटाइजेशन होता है। तो पहले से ही उस सिनारियो को अपने मन में होते हुए देखना, बार बार उस इमोशन को फील करना, उससे डिसेंसिटाइजेशन होता है। जब एक्चुअल इवेंट होता है तो आपको कम डर लगता है। तो जब आपने पहले से ही ऑब्स्टेकल्स को प्लान किया है तो नाउ इट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्लान, अभी ऑलरेडी आपके प्लान का हिस्सा है। तो आपके ब्रेन के पास में शॉक वैल्यू नहीं है, सडनली वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके अंदर नहीं है, वो कोर्टिसोल रिलीज नहीं हो रही है जो आपके पूरे सिस्टम को डाउन कर रही है। सो व्हेन आप पहले से प्लान करते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा चांसेस है कि मैं प्रिपेयर हूँ, भाई कौन हो तुम, मैं प्रिपेयर हूँ डील करने के लिए। इट्स लाइक दैट। तो ये हर प्रकार के जो भी हमारे टारगेट्स हैं कोई भी हर कहीं एप्लीकेबल है ये, एवरीवेयर। दिस इज अ जनरल फॉर्मेट कि फर्स्ट you identify what you want to achieve. Second step, decide the source of the desire. डिज़ायर का सोर्स कहाँ से आया है? अगर बाहर से है तो कोशिश करो उसको इंटरनल से लिंक करने की, राइट। क्योंकि बाहर से है तो नहीं टिकेगा। ज़्यादातर एक्सटर्नल डिज़ायर्स जो होती हैं वो ईगो ड्रिवन डिज़ायर्स होती हैं, वो हमारा ईगो प्रोड्यूस करता है। और ईगो ड्रिवन डिज़ायर्स के साथ में प्रॉब्लम यह है कि वो हो सकता है कि आप पूरी कर लो, लेकिन उसको पूरा करने में आप खर्च हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और पूरा करने के बाद में हो सकता है कि वो एक्चुअली आपके लिए गलत चीज़ साबित हो। इसलिए वो कहते हैं ना कि रॉन्ग मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, कि कई बार आप कई चीज़ें पा लेते हो मेहनत करके, आपने पा लिया, लेकिन वो पाने के बाद रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ तो नहीं पहुँचना था मुझे। तो कई लोग जो सपोज रिश्वत लेता है कि मेरा, उसने गोल है कि मेरे को इतने लाख रुपए पे पहुंचना है, रिश्वत लेके वो गोल पे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन जो सोर्स था वो सोर्स ग्रीड था कहीं ना कहीं। तो वो ईगो ड्रिवन डिज़ायर थी। ईगो ड्रिवन डिज़ायर ज़्यादातर दे एंड अप कि आपको परेशान करती हैं। सो आप पहले देखो कि इज इट सोल ड्रिवन और ईगो ड्रिवन, राइट, कि ईगो से आ रही है कि आपकी अंदर से उत्पन्न हो रही है। तो कोशिश करो उन्हीं डिज़ायर पे कमिट करने के लिए जो डिज़ायर अंदर से उत्पन्न हो रही है। तो क्या सोल में भी ग्रेड हो सकता है? जो हमारी कोर वैल्यू है, सोल से ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ग्रेडी हो और वहीं से वो इंस्पायर हो? नहीं, मतलब मैं इसको ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या एक व्यक्ति की कोर वैल्यू ग्रीड हो सकती है? नहीं, ग्रीड हमारी बायोलॉजिकल टेंडेंसी है। ओके, हम प्रोग्राम्ड है ग्रीड के लिए। कोर वैल्यू नहीं है, कोर वैल्यू में नहीं है ये। हमारी जेनेटिकली बायोलॉजी ब्रेन के अंदर हर व्यक्ति कैपेबल है ग्रीडी होने के लिए। बात सिर्फ इतनी है वो किस चीज़ के लिए ग्रीडी हो रहा है, कितना परसेंटेज है उसमें, और किस चीज़ के लिए हो रहा है। हाँ, कोई प्यार के लिए ग्रीडी है, राइट, कि उससे कितना ही प्यार मिल जाए मुझे और प्यार दो। हाँ, कोई इज्जत का ग्रीडी है कि कोई इतनी इज्जत मिल जाए मुझे और इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे और इज्जत मिलनी चाहिए। आप देखें ना कि अपने ज़्यादातर गाँव की शादियों में तो जब तक शादी में जीजा या फूफा नाराज ना हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो शादी हुई है। तो वो उससे रिस्पेक्ट चाहिए ना, कि भाई पहले छोटे वाले को पूछ लिया, बड़े वाले को नहीं। छोटी छोटी बातों पे वो नाराज़ होते हैं। तो नाराज़गी उस बात की नहीं है, बात है कि दे वांट सिग्निफिकेंस, कि वो सिग्निफिकेंस की नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं। तो वी ऑल आर कैपेबल ऑफ ग्रीड, बट हम अपनी ग्रीड को कई बार काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। आपको भी एकदम से कोई ऑफर आ गया 100, 200, 500 करोड़ का, तो एक बार आप देखोगे कि आपकी बायोलॉजी आपको उसकी तरफ खींचेगी, लेकिन आपकी वैल्यू उसको रोकेगी। हमारी वैल्यू फिल्टर बनती हैं कि हमारी जो इम्पल्सेस आ रही हैं, ग्रीड की इम्पल्स, देन एंगर की इम्पल्स, या फिर जेलिसी की जो इम्पल्स हैं, ये सब इम्पल्सेस हैं जो हमारे लिम्बिक ब्रेन से उत्पन्न होती हैं, जो वायर्ड हैं ये इमोशंस हमारे अंदर। ये हम सीखते नहीं है, ये हैं बस। एक बच्चा ग्रीडी होता है, देखिए बच्चे ने कुछ सीखा तो नहीं, लालची है। आप एक टॉफी तो दूसरी भी लेना चाहते हैं, लालच उसके अंदर है, डर उसके अंदर है, जेलेसी, मम्मी को पापा ने हाथ हटाया तुरंत जेलेसी हो जाएगा। तो एक बच्चे के अंदर जो रो इंस्टिंक्ट है, ग्रीड उसके अंदर मिलेगा, डर उसमें मिलेगा, जेलेसी उसमें मिलेगी, जॉय उसके अंदर मिलेगी, शेम उसके अंदर मिलेगी। जो रो इमोशंस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, टेंडेंसीज, इम्पल्सेस हैं, ये इम्पल्सेस वैल्यू का हिस्सा नहीं है, दे आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड इन आवर ब्रेन। अब एम्बिशन कैन बी वैल्यू, जी, एम्बिशन वैल्यू हो सकती है। इसमें कई बार लोग ग्रीड और एम्बिशन को समझ नहीं पाते हैं। एम्बिशन मतलब और पाने की इच्छा, ग्रीड का मतलब ही यही और पाने की इच्छा। तो कई लोग सोचते हैं ग्रीडी होना मतलब एम्बिशियस होना समझते हैं। जी नहीं, एम्बिशियस होने का मतलब ये है दैट यू वांट टू अचीव मोर बट यू वांट टू फॉलो द एथिक्स। व्हेन यू आर ग्रीडी
एथिक्स एंड मोरालिटी डजंट मैटर टू यू, यू जस्ट वांट टू हैव मोर। इसका उससे किसी और का नुकसान हो, कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्बिशन में यू केयर अबाउट द एथिक्स। ग्रेट, आपको बहुत डीप नॉलेज है योगेंद्र। मैं बहुत बार जब लोगों से प्रश्न पूछता हूँ ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि यार मैं प्रश्न पूछूँ, ये इसका सही जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा ना मैं जज करता हूँ पहले। लेकिन आप अल्टीमेट हैं, बहुत डीप नॉलेज है आपको। Thank you so much, और मैंने तो इस सब्जेक्ट पे कई सारे लोगों से पॉडकास्ट किया है, बट वंडरफुल, अद्भुत। थैंक यू। एक दो प्रश्न लेता हूँ मैं आपसे, और ये प्रश्न तन्वी का है और बहुत लॉजिकल सा प्रश्न मुझे लगा जी। आजकल हम लोग जनरेशन गैप की बात करते हैं, तो इस समय 3 प्रकार की जनरेशन हैं जो काम कर रही हैं, और बहुत सारी जगहों पे एक छत के नीचे रह रही हैं 3 जनरेशन जी, जिसको हम जेन एक्स बोलते हैं। यानी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में हुआ, जेन एक्स, तो दे आर जेन एक्स। जेन वाई जो 1981 से 1996 1981 से 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ, मतलब मिलेनियल्स भी बोलते हैं। आई एम जेन वाई, आई एम मिलेनियल्स, और उनको जेन वाई भी बोलते हैं, राइट। और जेन जी बोलते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। 12 के बीच में हुआ। तो ये तीनों प्रकार की जनरेशन है। मैं अगर अपने घर की बातचीत करूं तो मेरे घर में तो फादर का जन्म जो है वो 1945 में हुआ था, तो वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आएंगे। हाँ, वो जेन एक्स से पहले भी कोई कैटेगरी है क्या? आई थिंक जेन एक्स से पहले बेबी बूमर्स बोला करते हाँ, थे, तो शायद यस, बेबी बूमर्स आई थिंक। तो मेरे फादर उस कैटेगरी में है, उनका बर्थ 1945 का है। मैं कौन सी कैटेगरी में आ गया? मैं आ गया जेन एक्स में आ गया मैं। ठीक है, मैं जेन एक्स में आ गया। और विशाल है मेरा बेटा, वो आ गया जेन वाई में, और तन्वी आ गई जेन जेड में। तो 4 कैटेगरी के लोग हैं। जी जी जी। तो इनका चारों का अगर हम देखें तो इनका माइंडसेट कैसा है? क्या अलग अलग माइंडसेट है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। इसको थोड़ा सा अपने को डीपली देखना पड़ेगा। कि पहली चीज़ तो मुझे ये लगती है कि जो जेन एक्स है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आगे वाले हमारे जो ये मिलेनियल्स हैं, ये कहीं ना कहीं इतने समझदार नहीं है जितने हम हैं। ठीक है। और जो जेन जी है, उन्हें लगता है कि ये जो हमारे सीनियर हैं, ये भी इतने समझदार नहीं है। तो बेसिकली जो सैंडविच में है ना, वो हम मिले। अच्छा। और एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हर जनरेशन को ये लगता है कि हमारे टाइम पे चीज़ें अच्छी थी और हम लोग ज़्यादा समझदार थे, और सामने वाली जो जनरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है और इस तरीके से है। बट मेरा इसमें ये मानना है कि हर जनरेशन एक एनवायरनमेंट में कंडीशन होती है। उसके नर्वस सिस्टम को जो ट्रेनिंग मिली है, उसके नर्वस सिस्टम को ट्रेनिंग उसके जो माता पिता थे, उस समय जो अखबार पढ़ते थे, उस समय जो टीवियाँ चलती थी, मूवी चलती थी, उस समय जो सोसाइटी का नॉर्म था कि क्या चीज़ नॉर्मल मानी जाएगी, लव मैरिज नॉर्मल है कि नहीं है, अरेंज मैरिज नॉर्मल है क्या, सती प्रथा नॉर्मल है क्या, उसका नॉर्मल क्या है। तो वो नॉर्मल उनका वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तय कर देता है। इसीलिए शायद इन्होंने 15-15 साल के गैप में लेते हैं, क्योंकि जो मेन प्रोग्रामिंग है वो उस एज तक जो रूटेड प्रोग्रामिंग है वो वहाँ पे हो जाती है। सो जेन एक्स को अगर देखूं तो जो जेन एक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वो जनरली किन वैल्यू से ड्रिवन होते थे। हम अगर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो जेन एक्स में ज़्यादातर, एक्सेप्शनल तो बहुत सारे होते ही हैं, सबको एक बास्केट में तो हम नहीं डाल सकते, मगर ज़्यादातर उनका जो वैल्यू था वो थी स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यार सिक्योर जीवन जीना है, स्टेबल रहना है, जिम्मेदारियां उठानी है, सरकारी नौकरी चाहिए या फिर धर्म निभाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। सो दे वर मोर स्टेबिलिटी ओरिएंटेड, ड्यूटी ओरिएंटेड, एंड कि परिवार की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी उठाना सीखो। बच्चा थोड़ा भी बड़ा हो रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी का सेंस उसके ऊपर आ रहा है। उसका कारण भी क्योंकि उस एरा में इतनी नौकरियां नहीं थी, इतनी बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। तो जब एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन है
तो जब आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हो तो स्टेबिलिटी सबसे वैल्यूएबल चीज़ बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी वैल्यू हम पे इम्पोज करता है। एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है कि हम किस चीज़ को वैल्यू करेंगे। सो ये 3 मेरे ख्याल से उस जनरेशन का सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता था, ड्राइविंग फैक्टर होता था। इसलिए ज़्यादातर उनका एटीट्यूड ये रहता था कि भाई हार्ड वर्क करो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में लॉयल रहो, जिसके भी साथ हो। लॉयल्टी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती थी कि लॉयल रहना है, भले ही आप सपोज एक कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर एक व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, एक रिश्ते में हैं तो पूरा जीवन एक ही व्यक्ति के साथ में बिताना है। तो लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, रिश्ता भले ही टॉक्सिक हो रहा है, मारपीट हो रही है, फिर भी रिश्ते में बने रहना है। भले ही टॉक्सिक है मगर स्टेबल क्यों? क्योंकि फेमिलियर है, कंफर्टेबल है। समाज का डर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, शायद वो भी एक कारण रहा होगा चीज़ों को आगे बढ़ाने। वो भी उस स्टेबिलिटी को और ड्यूटी, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस की बलिदान कर देना होता है, सेक्रीफाइस का सेंस उनके अंदर था। तो दीज वर द वैल्यूज़ जो कि जेन एक्स के लिए थी। तो वो उनके लिए एक विजडम भी बनी जिसके लिए वो कंफर्टेबल हुई कि यही जीने का तरीका है। अब जब जेन एक्स जेन वाई को देखती है तो जेन एक्स में एक चीज़ देखते हैं, ये तो होगी उनकी अच्छी चीज़। जेन एक्स में कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है कि यार यहाँ इनको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए? अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई। जेन एक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? फियर ऑफ चेंज। अच्छा। क्योंकि जो व्यक्ति स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है उसे चेंज पसंद नहीं होता, क्योंकि स्टेबिलिटी की रूट ये है कि चीज़ें स्टेबल रहे। तो उनका डर, उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिजिडिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी कब रिजिडिटी में बदल जाती है पता नहीं चलता, फिर व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं होता। और आज का ज़माना है कि कंटिन्यूसली चीज़ें बदल रही हैं और जेन एक्स कई बार उस बदलते हुए बदलाव के साथ में, चेंज के साथ में वो बदलना नहीं चाहते कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है, ऐप्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, घर पे अगर कोई डिलीवर कर जा रहा है तो नहीं, वो नहीं करना है। तो बहुत सी चीज़ों के अंदर उनको परेशानी होती है बिकॉज वो रिजिड है। उनके आने वाली जनरेशन थोड़े से अलग आइडियाज़ अगर लेकर के आ रही है, तो वो अगर सपोज बिजनेस करना चाहते हैं या कोई क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं तो वो उस मामले में रिजिडिटी उनके अंदर जो है वो उनको परेशान कर सकती है। एक और चीज़ उनके लिए है कि जनरेशन एक्स जिस ज़माने में बड़ी हो रही थी उस ज़माने में ना इमोशन के एक्सप्रेशन को बढ़ावा नहीं मिलता था। आपको सप्रेस करके रखना है, राइट, यू हैव टू सप्रेस योर इमोशन। स्पेशली मेल को तो और ज़्यादा सप्रेशन था कि वीक नहीं दिख सकता, रो नहीं सकता, अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता। तो इसलिए सप्रेशन से बहुत गुजरे हैं वो लोग, उनमें सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो दे शुड लर्न टू एक्सप्रेस, कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने से आप हल्का महसूस करेंगे। और एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए रिजिडिटी के बजाय, ये 2 चीज़ें चाहिए। और यही कारण है कि जो जेन एक्स में ये क्वालिटी है, तो भले ही वो जेन एक्स के हैं लेकिन आज भी वो बच्चों के साथ में बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। उनके बच्चे उल्टा उस कंपनी को इंजॉय करते हैं। कई बार क्या होता है कि आगे वाली जनरेशन आपसे कनेक्ट इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि आप रिजिड हो, तो वो आपके साथ समय बिता रही है लेकिन वो मोमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहे, वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट नहीं हो पा रहे, लग रहा है कि डिस्टेंस है। तो वो एक गैप क्रिएट कर देती है। बहुत बढ़िया। सेकंड पे आ जाते हैं, जेन वाई के लिए भी बता देता हूँ मैं कि जो मुझे अभी सोचने पे लग रहा है कि जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स जिस एरा में थे उस एरा में जो सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री है जिसमें आप और हम कोचिंग और ट्रेनिंग और किताबें सेल्फ हेल्प की हो गई, जो पर्सनल ग्रोथ की बात होना चालू हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रही थी उनके लिए उस टाइम के अंदर। सो जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स के अंदर अचीवमेंट प्लस मीनिंग, मिलेनियल्स अपने पैशन के अराउंड चीज़ें करनी है, इसकी बात ज़्यादा करने लग गए थे कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे पर्पस चाहिए, मुझे मीनिंगफुल काम करना है। ये वो स्टेज है जहाँ पे लोग थोड़ा सा रिबेल भी करने के लिए रेडी थे कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। सो इनके अंदर अचीवर भी है और इनके अंदर जो सर्च फॉर मीनिंग है, सर्च फॉर पैशन है कि मुझे पैशन ड्रिवन काम करना है, कि मुझे सिर्फ नौकरी या सिर्फ आप जो कह रहे हो मुझे वही नहीं बनना, मुझे अपना पैशन ढूंढना है। मैं शायद ट्रैवल करना चाहता हूँ या मूवी में आना चाहता हूँ या फिर मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। तो मिलेनियल्स ने थोड़ा बहुत पैशन ओरिएंटेड, पर्सनल ग्रोथ, आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा ये किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, वीडियोस देखना, इनके अंदर वो ज़्यादातर लोगों में वो एम्बेडेड है कि वो पर्सनल ग्रोथ पे भी काम करेंगे, सीखते भी रहेंगे, अपने आप को इवॉल्व भी कराएंगे। तो इनके अंदर ये चीज़
बहुत है। लेकिन मिलेनियल्स का अगर मैं वीक पॉइंट देखूं तो वीक पॉइंट ये है कि मिलेनियल्स ना दौड़ में लग गए हैं, क्योंकि इनके अंदर अचीवमेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अब हो चुका है। राइट। तो ये दौड़ में है, तो हसल कल्चर में है, भागने में लगे हुए हैं, भागते बहुत ज़्यादा हैं और कंपेयर बहुत करते हैं दूसरों से अपने आप को, अपनी सक्सेस को दूसरे से कंपेयर बहुत करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो अंदर से एग्जॉस्टेड हैं, अंदर से बर्नआउट में हैं। इनको इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि यू लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस। अपने अचीव करो लाइफ में, लेकिन खुद को खर्च करके अचीव मत करो, एग्जॉस्ट होके नहीं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाते हुए आप आगे बढ़ें। और Great. फिर लास्ट बन जाती है, लास्ट आ जाती है जेन जी। जेन जी में मुझे 3 चीज़ें दिखती हैं: एक्सप्रेशन, फ्रीडम और स्पीड। ये 3 चीज़ें जेन जी की क्वालिटी में मुझे लगती हैं, क्योंकि ये उस एरा में पैदा हो रहे थे जहाँ सोशल मीडिया बिल्ट होना चालू हो गया है। right. और शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, तो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो ये एक्सप्रेसिव हैं, इनको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये तुरंत कोई बात अच्छी नहीं लगी तो बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ये एक्सप्रेस कर देंगे। ये किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, तो दे आर एक्सप्रेसिव। कि जो जनरेशन एक्स थी ना, ओबीडियंट थी, कि लिसन टू द अथॉरिटी। राइट। दे वर अथॉरिटी ओरिएंटेड, की अथॉरिटी को सुनो। ये वाले अथॉरिटी नहीं मानते किसी को। अगर तुमने कुछ गलत किया, आके चैलेंज कर देंगे। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, चाहे आप कोई और ही कुछ कोई भी क्यों ना हो, अगर वो तुरंत एक्सप्रेस करेंगे। लॉजिक बताओ, या तो आपने क्यों किया ऐसा। वो एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड, फ्रीडम उनके लिए बहुत वैल्यू करते हैं। तो आज देखें ना, इतने सारे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, खुद का कुछ करने की तरफ जा रहे हैं। जितना ज़्यादा व्यक्ति खुद का कुछ करने की तरफ जा रहा है, तो यानी कि क्रिएटिविटी और फ्रीडम उसकी रूट में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्रिएटिविटी, फ्रीडम की वैल्यू बहुत फुलफिल होती है जब आप एक स्ट्रक्चर के बाहर निकल के कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रीडम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है इनके लिए फ्रीडम। इसीलिए आप देखेंगे सरकार जब कुछ कंटेंट पे वो लगाने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत सारे आगे खड़े हो गए कि नहीं, ये नहीं, हमारी फ्रीडम तुम कर्टेल नहीं कर सकते हो। सो फ्रीडम एंड स्पीड, मतलब इन्हें फास्ट चाहिए चीज़ें। मतलब 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 2020 का क्रिकेट मैच चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट चाहिए। फास्ट चाहिए, स्पीड चाहिए। और इस स्पीड की वजह से इनमें एक कमी आ गई है, और वो कमी है कमिटमेंट की। दे फियर कमिटमेंट। इसलिए ये लोग एकदम से रिश्तों में नहीं आना चाहते, इसलिए इन्होंने सिचुएशनशिप बना ली, नैनोशिप बना ली, रिश्तों के अलग अलग नाम ढूंढ लिए कि सिचुएशनशिप जो मिले सिचुएशन में तो ठीक है, मगर कमिटमेंट कुछ नहीं है। ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ओपन रिलेशनशिप की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कमिटमेंट से डर है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति को चीज़ें फास्ट चाहिए, उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो कमिटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। जेन एक्स में, सब में तो नहीं, लेकिन कई लोगों में एक पैटर्न दिख सकता है कि स्पेशली जो रिश्तों के प्रति कमिटमेंट है या और कोई परिवार के प्रति कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट्स में ये थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो उस चीज़ पे इनको काम करना चाहिए। और एक मैं एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँ को, जो मुझे आजकल बहुत सुनने को मिलती है कि कई बार यंग बच्चे जो टीनेज में हैं, वो आके मुझे कहते हैं, सर आई एम एंग्शियस, आई एम डिप्रेस्ड। यस, जल्दी ही अपने आप को डिप्रेस्ड बोल देते हैं। तो मैंने कहा, कहाँ पे डायग्नोज हुआ, कौन से साइकाट्रिस्ट ने एवेल्युएशन किया आपका डिप्रेस? बोले नहीं, वो मैंने चैट जीपीटी पे देख लिया था, गूगल पे सर्च कर लिया था, या मुझे ऐसा लगता है। यस। तो इसका मतलब है कि अपने इमोशन को आइडेंटिटी बना लेना। योर इमोशनल स्टेट इज नॉट इक्वल टू योर आइडेंटिटी। अगर एंग्जाइटी है तो भी एंग्जाइटी इज एक्सप्रेसिंग थ्रू यू, यू आर नॉट एंग्शियसनेस। आपकी एंग्जाइटी आप नहीं हो, ये आपके थ्रू एक्सप्रेस हो रही है। तो इतना इजीली अपने आप को आइडेंटिटी में मत डालो कि इजीली मत बोलो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। सैड होने में और डिप्रेस्ड होने में अंतर है। डिप्रेशन बड़ा शब्द है, लेकिन लोग 2 दिन अगर सैड रहते हैं, 2 दिन अगर कोई ब्रेकअप हो गया, इमीडिएटली कह देते हैं आई एम इन डिप्रेशन या आई एम डिप्रेस्ड। सो डोंट टेक इट इनटू आइडेंटिटी। इमीडिएटली इसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। और इसके पीछे एक दूसरा साइंस है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अपने आप में एक साइंस है कि जो आप बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो फिर आपकी बॉडी भी वैसा रिएक्ट करेगी, जो नेचर है वो भी वैसी कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देगी, जो आप बोल रहे हैं वो घटित होने लग जाएगा।
तो उस दृष्टि से भी देखें तो जो चीज़ें स्पेशली आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, आपको नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, तो फिर वो बोलना भी नहीं है कि मैं ऐसा हो गया हूँ। यस इतनी जल्दी लेबल्स नहीं देने। आपका ब्रेन लेबल्स को, जो अंदर आप लेबल दे रहे हो अपनी लैंग्वेज में कि व्हाट लेबल यू आर पुटिंग, तो अगर हम पॉजिटिव लेवल्स दे रहे हैं अपने आप को तो वो दे सकते हैं, वो भी नहीं देने? नहीं, पॉजिटिव आप दे सकते हो, बट सिर्फ लेबल से ही काम नहीं, लेबल के साथ में फीलिंग भी है, फिर उसका रिपीटेशन कितना है कि कंटिन्यूसली आप रिपीट कितना कर रहे हो। जैसे कि आपकी एक आइडेंटिटी सपोज है कि आई एम फैट, और आप जिम जा रहे हो, लेकिन आप अंदर से आइडेंटिफाइड हो। आइडेंटिटी बनने का मतलब सिर्फ एक बार बोलना इज़ नॉट आइडेंटिटी, कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ आई एम फैट, दैट्स नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत डीपर लेवल पे प्रोग्राम होती है, जब आप बहुत बार रिपीट करते हो, अपने आप से फील करते हो, रिपीट करते हो, री इन्फोर्स करते हो, देन इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी बन गई आई एम फैट। और अब आप जब जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आपकी अंदर से जो सबकॉन्शियस है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है कि यार मैं हूँ तो फैट, लेकिन मेरी जो हरकतें हैं वो तो फिट आदमी की है। तो इसे कॉन्फ्लिक्ट दिखती है यहाँ पे कि माई रियलिटी इज़ नॉट कंसिस्टेंट विथ माई आइडेंटिटी, और इसको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, वो आपकी इंटरनल डायलॉग को पकड़ेगा। तो थॉट क्या लाएगा, एक दिन नहीं भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा शादी में तो मिठाई खा लेता हूँ ना, और फिर ऐसे आपको कन्विंस करते करते, कहानी बनाते बनाते वापस जो आपकी आइडेंटिटी है वैसी आपके बिहेवियर और रियलिटी बना देगा। तो आपके इंटरनल डायलॉग को पकड़ के आपकी आइडेंटिटी चेंज करती है आपके बिहेवियर को। सो जो आपने कहा कि आपको आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा, तो पहले आई एम फिट आइडेंटिटी लेनी होगी। वो आई एम फिट सिर्फ अफर्मेशन लेवल पे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बस आई एम फिट, सिर्फ वो नहीं करना है। एनएलपी में जैसे स्विच टेक्निक होती है जो आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डीपर प्रोग्रामिंग है कि अपना हायर सेल्फ जो है वो हायर सेल्फ को आप सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करते हैं एंड देन उसको बार बार री-इन्फोर्स करते हैं, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट होता है। सो यू हैव टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द फैट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई टू द फिट, एंड देन उसके साथ में आप एक्शन लेना चालू कीजिए। तो आपको अंदर से फ्लो महसूस होगा। कभी क्या लगता है लड़ रहे हैं हम, वो लड़ाई नहीं लगेगी कि जैसे एक्सरसाइज के साथ लड़ाई हो रही है, जिम के साथ लड़ाई हो रही है, ये नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि फ्लो में चल रहा है, इंटरनल स्टेट और बिहेवियर अलाइनमेंट में। बहुत बढ़िया, अद्भुत जी। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ योगेंद्र। जो लोग सफल होते हैं और असफल होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और आपका चूंकि सब्जेक्ट भी है जी, तो दोनों की साइकोलॉजी, दोनों का माइंडसेट क्या रहता है? एक असफल व्यक्ति के क्या थॉट्स चलते रहते हैं, एक सफल व्यक्ति के दिमाग में क्या थॉट्स चलते रहते हैं, और जो व्यक्ति असफल है वो कैसे अपने थॉट्स को बदले? हाँ, सो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे काफ़ी सारे हाई परफॉर्मर्स के साथ में काम करने का मौका मिला, एथलीट्स के साथ भी और बॉलीवुड से भी और इवन बिजनेसमैन्स के साथ भी। तो एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो लोग एवरेज रहते हैं उनकी साइकोलॉजी में और एक हाई परफॉर्मर की साइकोलॉजी में एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि एवरेज व्यक्ति विक्टिमाइजेशन में रहता है। यानी कि उसका जो फ्रेम है, जैसे एनएलपी में हम एक फ्रेम पढ़ते हैं, फ्रेम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका लाइफ का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी भी सिचुएशन को देखने का जनरल तरीका आपका क्या है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ योर फ्रेम। सो जो लोग एवरेज हैं उनका फ्रेम ब्लेम और विक्टिम और एक्सक्यूज़ का रहता है। ब्लेम, विक्टिमाइजेशन एंड एक्सक्यूज़। ब्लेम और विक्टिमाइजेशन एक ही चीज़ है, एक्सक्यूज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या करेगा, एवरेज व्यक्ति हमेशा क्या कहता है, एक्सक्यूज़, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को सपोर्ट नहीं था, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही थी, या फिर हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ये तो मेरी टीम ही मोटिवेटेड नहीं रहती इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता, मार्केट ख़राब है इसलिए बिज़नेस मेरा ग्रो नहीं करता, मेरा प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स है, प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा बॉस ही बायस्ड है, पार्शल है। तो इस व्यक्ति ने अपने लाइफ के सभी रिजल्ट्स की जिम्मेदारी किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डाल दी है। या तो व्यक्ति पे डाल देगा, व्यक्ति पे नहीं डालेगा तो वक्त पे डाल देगा, वक्त पे नहीं डालेगा तो किस्मत पे डाल देगा, किस्मत पे नहीं डालेगा तो ऊपर सितारों पे डाल देगा, ग्रहों पे डाल देगा, वो भी नहीं बचेगा तो एंड में जाके भगवान पे डाल देगा कि भगवान ही नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूँ। तो ये फ्रेम है एक एवरेज व्यक्ति का कि वो बाहरी चीज़ों को ब्लेम करता है और ख़ुद को क्या मानता है कि मैं तो विक्टिम हूँ, सताया हुआ हूँ, इस सृष्टि का सताया हुआ हूँ मैं। इससे उसको एक सांत्वना मिलती है उसकी स्टोरी में। वो अभी भी, क्योंकि
हीरो नहीं बन पाए तो एटलीस्ट फेलियर तो नहीं बने, तो विक्टिम बन जाते हैं। राइट, जस्टिफाई करता है। तो विक्टिम हीरो तो नहीं होता, लेकिन विक्टिम के प्रति एक सिंपैथी रहती है। तो वो सेल्फ पिटी के जरिए एक सेल्फ सिंपैथी का एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जो एवरेज है वो हमेशा ब्लेम फ्रेम के अंदर आपको मिलेगा, जो विनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम का मतलब कि उसके साथ भी हो सकता है सेम सिचुएशन है, राइट। अच्छा, ब्लेम और एक्सक्यूज का मतलब ये नहीं कि जो उसके साथ हुआ वो सच नहीं है, सही में उसका बॉस पार्शल है, सही में उसका वक्त हो सकता है बार बार उसको फेलियर ही फेलियर मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो बोल रहा है वो सच भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप विक्टिमाइजेशन की स्टेट में हो, आप कभी सोल्यूशन और समाधान नहीं खोज सकते, राइट। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहता है, जो हाई अचीवर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में यही अपने आप से कहता है व्हाट नाउ। एवरेज व्यक्ति कहता है व्हाई मी, ये कहता है व्हाट नाउ। सिर्फ सवाल का अंतर है, अब क्या, ये तो हो गया, बज गई मेरी बैंड, अब क्या। तो वो कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि समाधान क्या है। तो बेसिक सवाल ही दोनों क्योंकि अलग पहुंच रहे हैं, और हमारा ब्रेन बिल्कुल एक गूगल सर्च इंजन की तरह है, आप जो सवाल डालोगे वैसे ही जवाब पहले पेज पे आ जाएंगे। एसईओ हो रखा है, आपके बिलीफ वगैरह एसईओ का काम कर देते हैं कि कौन सा पेपर पहले आना है उसी पे तय होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम वर्सेस ब्लेम फ्रेम। सेकेंड चीज़ जो मैंने देखी है, जो हाईली डिसिप्लिन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं उनमें, और जो लोग बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं, चीज़ें शुरू करते हैं फिनिश नहीं करते, जो इनकंसिस्टेंट है वो इमोशन ड्रिवन होते हैं, और जो हाई अचीवर हैं ये इमोशनली अवेयर होते हैं। अच्छा। इमोशन ड्रिवन व्यक्ति का उसका मूड उसके फैसलों को कंट्रोल कर रहा होता है। मूड आया जाके 3 घंटा जिम कर दिया, कल मूड नहीं था गए ही नहीं। मूड आया तो काम किया, मूड नहीं आया तो काम को कल पे टाल दिया। गुस्सा आया किसी को गाली दे दी, नहीं आया तो फिर पुचकार भी दिया। तो इनका पूरा दिन एक रिएक्शन बना हुआ है, इमोशनल स्टेट पैदा होती है, और ये इमोशनल स्टेट इनको एक्सप्रेस करवाती है। इनका मूड इनके डिसीजन और एक्शन को कंट्रोल करता है। बट जो हाई अचीवर्स हैं उनके अंदर भी डाउट आता है, लेकिन वो डाउट पे रुकते नहीं हैं। उनके अंदर भी फियर आता है, लेकिन वो फियर पे रुकते नहीं हैं। यानी कि दे ट्रीट इमोशन एज सिग्नल, कि मतलब एक गाड़ी में जो सिग्नल है, मतलब कि जो डैशबोर्ड पे आ रहे हैं वो सिग्नल्स हैं, फ्यूल का सिग्नल है, लेकिन वो ड्राइवर नहीं है। सो मैं ड्राइवर मैं हूँ, ये सिग्नल है। फ्यूल का मैं मतलब कि मुझे भरवाना है, तो मुझे डर लग रहा है मतलब कि मुझे और तैयारी करनी है। मैं एंग्शियस हूँ मतलब शायद मुझे और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो वो डाउट है मतलब शायद कुछ चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है, शायद मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सो दे टेक मूड और इमोशन एज इंडिकेटर एंड दे आर अवेयर एंड दे स्टिल टेक एक्शन, वो एक्शन लेते हैं। बट जो एवरेज व्यक्ति है वो मूड पे कंट्रोल होकर के वो मोटिवेशन का वेट करता रहता है कि कभी मोटिवेशन आ जाए तो फिर मैं काम करूं, अदरवाइज वो काम नहीं करता। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दिखता है। सो इसी से ही मिलता जुलता तीसरा फैक्टर है, जो हाई अचीवर हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, कि उन्हें बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए, कि कुछ कोई डोज मिलना ही चाहिए, कोई डोज मिले, कोई बताए, कुछ चाबी भरे तो ही ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो लोग हाई अचीवर हैं उनको अंदर से ही एक मोटिवेशन, ऐसा नहीं वो डाउट नहीं फील करते, वो भी करते हैं, बट मोस्टली दे आर मोटिवेटेड इंटरनली। उनका सोर्स कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग है कहीं। हाँ, मतलब क्योंकि कोर वैल्यू है, दे मे बी पैशनेट अबाउट इट, वो अपने पैशन के अराउंड ही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी अंतर पैदा कर देती है कई बार। सो इंटरनल मोटिवेशन पे रहते हैं। चौथी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे रिसर्च भी हुई है साइकोलॉजी में, ज़्यादातर एवरेज लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार होते हैं, उन्हें तुरंत चाहिए, राइट। और उनका फोकस शॉर्ट टर्म गोल होता है कि अभी क्या मिल जाए मुझे, थोड़े दिन में क्या मिल जाए, इंस्टेंटली क्या मिल रहा है, उनका फोकस वो होता है। जो हाई अचीवर्स होते हैं ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं, ये अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो सपोज जैसे अगर जिम का ही एग्जांपल हम ले लें, तो जो एवरेज अचीवर होगा वो पहले जाएगा और पहले तो पेन मिलेगा, पहले दिन तो बॉडी बनेगी नहीं, 6 पैक पहले दिन तो आएंगे नहीं, वो तो लेट आने। अभी तो सिर्फ दर्द होगा, रोज दर्द होगा, जिम जाएंगे दर्द होगा, फिर दिन भर डाइट फॉलो करेंगे, हर एक डिसीजन में
आपको मेहनत लगेगी, बिकॉज द इम्पल्स इज देयर, यू हैव टू कंट्रोल द इम्पल्स, यू हैव टू सप्रेस द इम्पल्स, इट विल रिक्वायर एफर्ट। तो इसलिए डाइट में दिन भर एफर्ट लगता है, जिम में सिर्फ एक ही बार का एफर्ट लगता है, तो ये एफर्ट भी जाएगा। तो ऐसे में दे चूज कम्फर्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है वो चूज़ करेंगे एंड दे विल गिव अप। लेकिन जो हाई अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स का मैंने देखा है, दे ट्रीट पेन एज इन्वेस्टमेंट। वो पेन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इसका आरओआई मुझे बाद में मिलेगा। तो अभी आरओआई मिले चाहे नहीं मिले, वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हाई अचीवर्स के अंदर दिखता है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अक्सर मैं बात भी करता हूँ घर पे, और स्पेशली कोई घर में तो हमारे बहुत अच्छा एक हेल्दी माहौल है, लेकिन कोई रिलेटिव आ गया, क्लोज आ गया, स्पेशली हर किसी से तो बात कर नहीं सकते, मैं उसको बोलता हूँ कि आप यार ये जो खा रहे हो, ये मीठा खा रहे हो या जो भी खा रहे हो, इसका मज़ा तुम्हें कितनी देर तक आएगा? तो ये 5-7 मिनट ही तो आएगा, उसके बाद तो ऐसा तो है नहीं कि 5 घंटे तक ये चलता रहेगा। ये 5 मिनट का मज़ा ले लो, और ये नहीं खाओगे तो फिर ये 24 घंटे का मज़ा है। आपको अच्छा लगेगा कि यार आपने नहीं खाया ना, तो अच्छा किया। सो ट्रू, सो ट्रू। तो वही एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है मेरे ख्याल से। वो सोचने का जो तरीका है ना, जो आप सोच रहे हो चीज़ों को, तो वही लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंड होकर आपको मिलता है, तो वही एवरेज और परफॉर्मेंस के रूप में मिलता है शायद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैंने डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा देखे, जो अचीवर्स और उनकी साइकोलॉजी में अंतर रहता है। वैसे तो पूरा पॉडकास्ट बहुत लाजवाब था, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आपने जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ दी है, मुझे लग रहा है ये सबके काम की है, और स्पेशली जो लोग एवरेज हैं कहीं ना कहीं अभी तक, तो वो महसूस कर सकते हैं क्यों एवरेज हैं और हाई परफॉर्मेंस वो कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में हम योगेंद्र जी, आपका लास्ट संदेश व्यूवर्स के लिए। तो लास्ट संदेश व्यूवर्स को मैं यही कहूँगा कि कई बार हम एक इन्फॉर्मेशन गैदरर बन जाते हैं, कि नोइंग डूइंग ट्रैप में रहते हैं, कि बंदा जानकारी तो बहुत सारी इकट्ठी कर रहा है लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेता। तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद डोंट फॉल इनटू द नोइंग डूइंग ट्रैप, कि सारा नॉलेज ले लिया लेकिन उसके बाद में इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया। सो गेट आउट ऑफ नोइंग डूइंग। इन्फॉर्मेशन सिर्फ गैदर ना करें, इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन से आता है, सिर्फ जानने से नहीं आता। थैंक यू सो मच। और मैं इसको इस रूप में बोलता हूँ योगेंद्र, कि नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। ट्रू। अगर आपने किसी चीज़ को जान लिया और आप कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ जाना ही नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में जो जाना है उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जी, तो परमात्मा की कृपा बरसने वाली नहीं है जी। तो अद्भुत नॉलेज है। आपने योगेंद्र व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा, मेरे को पर्सनली बहुत प्रभावित किया। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने अभी 300 से ज़्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को मैंने शूट किया और इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। अद्भुत नॉलेज है आपके पास में रियली। और हमारे यहाँ पे एक परंपरा सी बन गई है योगेंद्र, कि कोई व्यक्ति एक बार अगर हमारे व्यूवर्स के सामने आ जाता है ना, तो फिर उनका प्यार उनको खींच के ले ही आता है। तो हालांकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है कितने 6-7 साल के बाद में, लेकिन उम्मीद है कि एवरेज हम लोग अभी थोड़ी बढ़ाएंगे और पीछे वाले को कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मैनिफेस्टेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिस पे आई थिंक हम फ्यूचर में बात कर सकते हैं। बहुत सारा मसाला मेरे पास में रह गया है क्वेश्चंस का, लेकिन समय की अपनी एक लिमिटेशन रहती है। जी जी। तो सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। इसी प्रकार से आगे करते रहिए, देश को बहुत ज़रूरत है आप जैसे अच्छे ट्रेनर। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर। बहुत अच्छे कोच हैं, ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक अगर आप बने हुए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम ये कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और अच्छे बड़े वैल्यूएबल गेस्ट को आपके सामने ला पाएँ और एक अच्छी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में दे पाएँ। हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे के सारे स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके भी आप उनको सुन सकते हैं। दूसरे काम के साथ में आप उसको उनका आनंद भी ले सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।